नमस्कार दोस्तों। आज यानी 18 जनवरी 2017 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। नेशनल पेज पे एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है, अब इंडिया मेंबर बन गया है, एसोसिएट मेंबर बन गया है CERN का। तो क्वेश्चन यही उठता है कि CERN आखिरकार है क्या। याद कीजिए हमने ये डिस्कस किया था। देखिए CERN है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये कई सारे एक्सपेरिमेंट करती है, जैसे आपने सुना होगा LHC का एक्सपेरिमेंट है एक, लार्ज हैड्रोन कोलाइडर। आपने सुना ही होगा, ये फ्रांस और जो स्विट्जरलैंड का बॉर्डर है वहाँ पर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है टनल के नीचे, जिसमें पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे। और ऐसा कहा जा रहा था कि इससे हमें पता लग जाएगा कि यूनिवर्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ओरिजिन क्या है यूनिवर्स का। इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है वो टनल के नीचे हो रहा है, वो CERN ही कर रहा है। तो एक तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूक्लियर रिसर्च भी करती है और काफ़ी सारे काम भी करती है। जैसे कि यहाँ पे दूसरी तरह की रिसर्च भी होती है, जो ये जिसने इंटरनेट का आविष्कार किया था, जैसे ली नाम के बंदे थे, वो वहाँ पे इस तरह के बंदे जो वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो होता क्या है, देखिए इससे हमें क्या फ़ायदा क्या होगा। अब देखिए जब हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ऐसे साइंटिस्ट लोगों के बीच में जाके अगर बैठेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा उनको, और वो सीखा हुआ जो ज्ञान है वापस आकर हमारे देश में डेवलपमेंट के लिए लगाएंगे और टेक्नोलॉजी को आगे जाके विकसित करने के लिए लगाएंगे। तो ऐसे हमको फ़ायदा होगा और इंडिया के एसोसिएट मेंबर बनने का। और किस किस तरह का फ़ायदा होगा, अब देखिए हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी इंटाइटल हो गई है। CERN के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारी इंडस्ट्री वो कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकती है। और इसके अलावा कोलैबोरेशन भी हम कर सकते हैं। वैसे इंडिया ने काफ़ी पहले भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है, जब मेंबर नहीं था तब भी। यानी LHC का जो एक्सपेरिमेंट है, लार्ज, यहाँ पे देखिए लार्ज हैड्रोन कोलाइडर, इसमें भी हमने कंट्रीब्यूट किया था इसकी कंस्ट्रक्शन में, इसको बनाने में। और मेंबर तो देखिए पिछले साल ही बन गया था, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी उसको पूरा करना बाकी था। अब इंडिया ने वो रेटिफाई कर दिया और अब इंडिया फॉर्मली ये एसोसिएट मेंबर बन गया है CERN का। एक जो अलग सी न्यूज़ आपको मिलेगी, देखिए हम जब सिविल सर्विसेज का आंसर लिखते हैं कि किस प्रकार से सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स लाए जाएं, तो हम ये कहते हैं कि जो लोग काम नहीं करते उनको रिटायरमेंट दे दी जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वही कर दिया है। कंपल्सरी एग्जिट कर दिया 2 IPS ऑफिसर्स को, यानी टाइम से पहले ही उनको रिटायरमेंट दे दिया और कहा कि आप जाइए, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर रहे थे। और अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया, नॉन परफॉर्मेंस रीजन बताया जा रहा है। 2 IPS ऑफिसर कौन कौन से हैं, ये केस स्टडी लिख सकते हैं, एथिक्स में भी लिख सकते हैं, पेपर 2 में भी। एग्जाम्पल जरूर लिखना, ये याद रखना है। मयंक सील चौहान 1998 के ये अगमुत कैडर ये होता है अपना दिल्ली वाला कैडर, दिल्ली और जो ये यूनियन टेरिटरीज हैं, ये अगमुत कैडर के ये थे। और दूसरे IPS ऑफिसर है राजकुमार देवागन, 1992 बैच के IPS ऑफिसर हैं, 36 कैडर के। इन्होंने किया क्या था, देखिए जो राजकुमार देवागन है ना, ये वो बाद में बताता हूँ मैं। वैसे राजकुमार देवागन के बारे में आपको बताता हूँ, ये IG पोस्टेड थे फिलहाल होमगार्ड्स रायपुर में। ये सब याद रखने की जरूरत है नहीं। वैसे किया क्या था, जनरल नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ। डिपार्टमेंट इंक्वायरी इनके खिलाफ में चल रही थी और एक रोबरी का केस था इनके खिलाफ में 1998 में, जब ये SP थे जंजगीर छापा डिस्ट्रिक्ट के। और तब ये बताया जा रहा है कि इन्होंने जो ये रोबरी वगैरह की और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी, उसके बाद में इनको कोई भी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग नहीं दी गई थी। और जो दूसरे IPS ऑफिसर हैं अगमुत कैडर के, जिसका नाम है मयंक सील चौहान, ये अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड थे। तो अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने ना क्या किया, जानबूझ के अपना जो एब्डक्शन है ना वो स्टेज करवा दिया, झूठी कहानी बनाई कि मुझे किडनैप कर लिया गया है, इस तरह की इन्होंने कहानी बनाई। तब से इनके खिलाफ में एक तरह से कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन बाद में इंपॉर्टेंट पोस्टिंग इनको भी नहीं दी गई थी हालांकि। तो अब दोनों को कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो लिख सकते हैं कई जगह पे आंसर्स के तौर पर। रूल कौन सा इस्तेमाल किया है, इतनी डीप में जाने की आवश्यकता है नहीं। वैसे सब रूल 3 ऑफ रूल 16 ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स 1958 का यूज किया गया है इनको रिटायरमेंट देने में। यहाँ पे देख लीजिए ऑल इंडिया सर्विस रूल्स 1958, बस इतना याद रखिए। ऑल इंडिया सर्विस रूल्स 1958 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर्स हैं कि वो कंपल्सरी रिटायरमेंट दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर लिखना नीचे, और इसको कंपल्सरी रिटायर किया गया है तो स्टेट की कंसल्टेशन से किया गया है। यहाँ पे देखिए डिसीजन इज टेकन इन द कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। और आगे देखिए जो ये है जी जिनपिंग है, चाइना के प्रेसिडेंट है, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन को डिफेंड किया है। वर्ल्ड पेज की ये न्यूज़ है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, हमारी आज की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर वो आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या आखिरकार, ये एक स्विट्जरलैंड की नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है और जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और ये स्विस अथॉरिटीज़ के द्वारा में रिकोगनाइज्ड है और एक तरह की इंटरनेशनल बॉडी है, जहाँ पे देखिए इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, डेवोस एक जगह है स्विट्जरलैंड में, और जनवरी के आखिरकार हर साल एक ये ना
कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाते हैं। उस कॉन्फ्रेंस में 2500 के आसपास में जैसे बिजनेस लीडर्स हैं वो आते हैं, कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कुछ देशों के राष्ट्रपति भी पार्टिसिपेट करते हैं, इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट, सारे मिलकर वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में चर्चा करते हैं कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को किस प्रकार से सुधारा जाए या फिर कौन कौन से इश्यूज से फिलहाल वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो ग्रस्त है। और अब आपको पता है कि जनवरी चल रहा है, यानी जनवरी का आखिर आ गया है, तो अब ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा है, डेवोस में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको कर रहा है। अब इसमें गए थे जी जिनपिंग, उससे पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। हेडक्वार्टर याद रखिएगा, हेडक्वार्टर डेवोस में नहीं है, डेवोस में सिर्फ वो होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, यानी कि हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है। और दूसरा ये है कि इसकी थीम क्या थी 2017 की, देखिए इनकी थीम है रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। तो ये तो कम ही चांस है कि इस जैसे इंस्टीट्यूशन की यूपीएससी थीम पूछेगी, लेकिन फिर भी अगर आंखों में देखा हुआ हो तो याद आ जाएगा, इसलिए बस दिखाने के लिए था। आगे क्या है, चाइना के प्रेसिडेंट ने यह कहा कि देखिए ग्लोबलाइजेशन को, हर चीज़ की जो इकोनॉमी जिस इशू से ग्रस्त है फिलहाल, हर चीज़ के लिए ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण को दोष देना अच्छी बात नहीं है, और ग्लोबलाइजेशन के जहाँ फ़ायदे हुए हैं वहाँ थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। ये बात उन्होंने इस कंटेक्स्ट में कही कि जिस प्रकार से ट्रंप अभी ऑफिस ज्वाइन करेंगे और ट्रंप ने कहा है कि वो आएंगे तो जो चाइना ने खराब पॉलिसीज हमारे देश के खिलाफ में अपना रखी है, जिससे यूएस में जॉब्स का लॉस हुआ है, वो उसे निरस्त करेंगे, यानी उनको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। जिन कहने का मतलब ये है कि यूएस जो है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपनाएगा। प्रोटेक्शनिस्ट मतलब अपनी कंपनीज को बचाना बाहर के, ताकि देखिए चाइना क्या करता है आपको पता है, चाइना सस्ते प्रोडक्ट भेज देता है दूसरे देशों में, और इससे जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो एक तरह से घाटे में आ जाती हैं। और इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि हम चाइना को ऐसा नहीं करने देंगे, सस्ते खिलौने हम नहीं भेजने देंगे। आगे क्या है देखिए, आगे जो एक बात ये निकल के आती है, उन्होंने एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल को हम दे सकते हैं। एक तो बात उन्होंने ये कही कि जो ट्रेड वार चलता है उससे उसका किसी का उसको फायदा होता नहीं है, सबको इसका नुकसान ही होता है। प्रोटेक्शनिस्ट की जब ये बात आती है तो जो जी जिनपिंग ने एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। क्या बोले वो, जी जिनपिंग बोले कि अगर देखिए आप प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद कर रहे हो। अंधेरे कमरे में जब आप अपने आप को बंद करोगे तो इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को वंचित रख रहे हो बाहर की, आप इस डर से आप अपने आप को वंचित रख रहे हो कि बाहर बारिश आएगी, बाहर तूफान आएगा, लेकिन इसी चक्कर में आप धूप और एक अच्छा मौसम भी तो मिस कर रहे हो, यानी आप ही का नुकसान है इस चीज से। तो ये बढ़िया एग्जाम्पल है, कहीं ऐसे वगैरह में आप इसे यूज कर सको। तो आगे क्या है हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्पीच में कहा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर आतंकवाद का रास्ता छोड़े तो हम इनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। तो इस बात में कुछ भी नया नहीं है। नया क्या है, जिस मंच पर उन्होंने ये बात कही वो नया है। रायसीना डायलॉग चल रहा है, देखिए रायसीना डायलॉग है क्या। रायसीना डायलॉग एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है, नई दिल्ली में होती है, पिछले साल से ही ये होनी स्टार्ट हुई थी, और इसमें जो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिकल इशू है वो डिस्कस करते हैं। और सिंगापुर में हम, आपको याद है हमने एक इंटरनेशनल जब रिलेशन डिस्कस कर रहे थे जून महीने के, तब हमने ये डिस्कस किया था कि संग्रीला डायलॉग होता क्या है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। संग्रीला डायलॉग ये होता था, देखिए एशियन कंट्रीज का, फिर साउथ ईस्ट एशियन के जो कंट्रीज थे वो मिलके, संग्रीला एक होटल का नाम है वहाँ पे सिंगापुर में, वहाँ पे मिलके वो इस तरह के जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक्स इशू डिस्कस करते थे। वहाँ पे हमने देखा तो हमने सोचा ये तो हम भी कर लेंगे, ये तो हमारे देश में हम भी कर लेंगे, हमारे आसपास देशों का, एशिया के कंट्रीज या फिर हमारे आसपास के देशों का। तो इनको देख के हमने भी स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम है रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग है कैसे सॉरी, क्योंकि देखिए रायसीना डायलॉग इस प्रकार से है, रायसीना हिल्स जो हमारा राष्ट्रपति भवन है जिसके सामने इंडिया गेट है, या फिर जो ये आसपास का एरिया है, ये पहले एक हिल हुआ करता था, इसका नाम है रायसीना हिल्स, तो इसलिए हमने इनका नाम रख दिया रायसीना डायलॉग। हमारे वाले भी स्मार्ट हैं। और पहले डायलॉग में इसकी थीम थी कनेक्टिंग एशिया। इस बार की थीम तो लिखी नहीं हुई आज, आपको पता तो आप बता देना। कल आपने देखा वैसे जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे वो आपने डाउनलोड करके देखे या नहीं देखे, मुझे पता है नहीं देखे होंगे बिल्कुल भी। आगे क्या देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ बात कही, उन्होंने गंगा के जो रिजुवनेशन प्लान है, यानी जैसे उसको पोल्यूशन फ्री बनाया जाए, आपने सुना होगा कि वो एविरल गंगा, निर्मल गंगा, इस तरह की जो बात कैंपेन सरकार चला रही है, तो उस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी है सेंट्रल गवर्नमेंट से। 2014 में एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अपना डाउट प्रकट किया था। उन्होंने कहा था कि देखिए हमें तो लगता नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट आने वाले 200 साल में भी गंगा को पोल्यूशन फ्री बना पाएंगे, या फिर निर्मल गंगा या फिर एविरल गंगा बना पाएंगे। और अब वो किस बात पर बोल रहे थे,
अब 32 साल पुरानी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल थी जो फाइल की गई थी एमसी मेहता, तो ये याद मत रखना ऐसी चीज़ें, बस कहानी बताने के लिए है। उसमें देखिए उन्होंने इस बात पर सेंट्रल गवर्नमेंट से इस जो पीआईएल फाइल की गई थी उस बात पर नए सिरे से एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है सेंट्रल गवर्नमेंट से। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो एनजीटी है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उन्हीं से हमें थोड़ी बहुत उम्मीद है। और एपेक्स कोर्ट ने यह भी कहा था कि एनजीटी को पावर दी गई थी कि अगर आपके पास में पावर है, कोई इंडस्ट्री पोल्यूशन का बहाव करती है गंगा नदी के अंदर में, तो आप उसकी लाइट काट दीजिए, आप उसका वाटर कनेक्शन काट दीजिए, हम ये पावर देते हैं एनजीटी को। ऐसी बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। आगे क्या है, आगे ये है कि ये कहते हैं कि देखिए जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है और इवन जो स्टेट पोल्यूशन बोर्ड है, इन दोनों की फेलियर हो गई है पोल्यूशन को चेक करने में गंगा के अंदर में। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले एक स्टेटस रिपोर्ट कही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए जो आईआईटी का कंसोर्टियम है वो एक तरह से मॉडल तैयार कर रहा है कि किस प्रकार से गंगा को पोल्यूशन फ्री बनाया जाए। और कंसोर्टियम में कहा था कि जो 80 सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट्स हैं वो प्रोसेस में है, यानी बनाए जा रहे हैं, और 368 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो करता है, वो इन सबको शुद्ध करेंगे। तो ये डेटा याद रखने की आवश्यकता आपको है नहीं। याद क्या करना है, देखिए जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये आपको याद करना है। ये होता क्या है? ये एक तरह से स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए। और दूसरा किसके अंदर में आता है, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आता है। उसके बाद में इसको इस्टेब्लिश किया गया, कब किया गया था? 1974 में। और किसके अंतर्गत में? वाटर एंड प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में। वैसे ये काम ये जो 1981 में जो एक्ट पास किया गया था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, यानी एयर पोल्यूशन एक्ट, इसके अंतर्गत भी जो पावर है उसका भी ये यूज करता है सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड। और उसके बाद में आता है कि देखिए कुछ टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को। जो स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं उनके साथ में भी कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, और स्टेट बोर्ड्स को टेक्निकल गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है कि आप ऐसे काम कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। और इसका चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा में। कौन है अभी फिलहाल? एसपी परिहार। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने लायक मतलब कोई बात है नहीं। अब देखिए एक जो हमारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर सीवी विश्वेश्वरा, ये इनका देहांत हो गया है। तो थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा था 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था रामानुजा पे। हालांकि रामानुजा का मुकाबला करें या ना करें वो तो सब्जेक्टिव इशू है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत न्यूज़ में है तो डिस्कस कर लेते हैं इनको। देखिए इनका देहांत हो गया। इन्होंने ब्लैक होल पर काफ़ी रिसर्च करी थी, और इवन जब ब्लैक होल का नाम ब्लैक होल पड़ा नहीं था उससे पहले भी इन्होंने ब्लैक होल के बारे में रिसर्च कर ली थी। और इन्होंने वेव फॉर्म डिटेक्ट की थी 2015 में। और अभी लिगो हमने पढ़ा था, याद है? पिछले हफ्ते लिगो हमने पढ़ा था कि किस लिए यूज होता है लिगो, बताइए। ग्रेविटेशनल जो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है ये लिगो जो होता है। तो इन्होंने क्या किया, देखिए जो ब्लैक होल्स को ये स्टडी कर रहे थे और जो लिगो की अभी की रिसर्च है, तो दोनों कोलैबोरेट कर रही हैं। ये कहते हैं कि किस प्रकार से दो जब ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं तो किस प्रकार की वेव्स निकलती हैं। तो वेव्स निकलती हैं क्वेसी नॉर्मल मोड्स टाइप की, रिंग डाउन स्टेज होती है। ये देखिए यहाँ पे रिंग डाउन स्टेज होती है ब्लैक होल के आसपास में, और कैसे ऐसे जैसे कि कोई घंटी है बजती हुई धीरे धीरे बंद हो रही है, उस प्रकार की वेव्स निकलती हैं। और विश्वेश्वरा जो थे ये फाउंडिंग डायरेक्टर भी थे, जवाहरलाल नेहरू प्लानिटेरियम बेंगलुरु में है। और बाकी तो इंपॉर्टेंट है नहीं। वैसे ब्लैक होल तो आपको पता होगा होता क्या है ब्लैक होल। ब्लैक होल स्पेस टाइम का एक ऐसा रीजन होता है जिसकी ग्रेविटी इस प्रकार से होती है कि इसके अंदर में कोई भी पार्टिकल या फिर लाइट वगैरह एंटर नहीं कर सकती। इस प्रकार की चीज़ को कहते हैं ब्लैक होल। और आगे क्या है, ब्लैक होल ट्रेजेडी वैसे एक आती है वहाँ पे भी, हिस्ट्री में भी। याद है आपको ब्लैक होल ट्रेजेडी होता क्या है? बताऊँ? 20 सेकेंड में बताता हूँ। चलो, ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या होता है। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई हुई थी, सिराजुद्दौला लड़े थे उसमें, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ में। रॉबर्ट क्लाइव थे उस टाइम पे। तो क्या हुआ था, इस लड़ाई से पहले फोर्ट विलियम्स था एक वहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, जो सिराजुद्दौला थे इन्होंने फोर्ट विलियम्स पर अटैक किया, और जहाँ पे जो अंग्रेज पकड़े गए थे उनको ना एक जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद होने से ना काफ़ी लोगों की, अंग्रेजों की जानें चली गई। इस इंसिडेंट को कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ये कारण बताया गया था। इसके बाद में अंग्रेज गुस्से में आ गए, वहाँ पे ब्रिटेन में भी इस राजा के खिलाफ में जो सिराजुद्दौला थे माहौल तैयार हो गया। तो खैर वो तो हिस्ट्री में सब कुछ आएगा। आगे क्या है, इंपॉर्टेंट है वैसे ब्लैक होल ट्रेजेडी हिस्ट्री की। आगे देखिए इंडस्ट्री ने क्या कहा है। इंडस्ट्री ने कहा कि देखिए
जो ट्रेड फैसिलिटेशन है सर्विसेज में वो लाएंगे हम, और उसके लिए ये अपने लाइक माइंडेड जो कंट्रीज हैं या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ में गठबंधन कर रहे हैं। ट्रेड फैसिलिटेशन होता क्या है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। ट्रेड फैसिलिटेशन एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, देखिए आपको पता होगा दूसरे चीज़ों से, दूसरे देशों से सामान या फिर गुड्स आते हैं हमारे देश के अंदर में। पोर्ट्स पे जब वो आते हैं तो उनको कई तरह के कई बार दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, कस्टम क्लियरेंस आसानी से मिलता नहीं है या फिर टैरिफ लग जाता है, कुछ भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं। यानी जो दूसरे देशों का जो सामान आता है हमारे देश में उसके लिए डिसएडवांटेज हो जाता है जब पोर्ट्स पे या फिर कस्टम क्लियरेंस में दिक्कत आती है या फिर टैरिफ कम ज़्यादा करते हैं। तो ट्रेड फैसिलिटेशन का मतलब ही यही है कि व्यापार जो है दोनों देशों के बीच में आपस में आसानी से हो सके गुड्स को लेकर। और इंडिया ये कह रहा है कि ये WTO का एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। और दूसरा आपको याद होगा जो एक बात है, जो फूड सब्सिडी हम अपने किसानों को देते हैं, और अमेरिका वगैरह देश कहते हैं कि इंडिया फूड सब्सिडी नहीं दे सकता अपने फार्मर्स को, क्योंकि फार्मर्स को एक तरह से एडवांटेज दे रहा है इंडिया। तो हमने कहा था कि देखिए हमारी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कहते हैं कि ट्रेड फैसिलिटेशन साइन कीजिए। यानी हमारा जो सामान है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो ज़्यादा है इनके पास में, वेस्टर्न डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास में, वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास में, तो वो सोचते हैं कि अगर उन कंट्रीज़ का सामान हमारे देश के अंदर में आएगा, हमारे देश में तो जनता इतनी ज़्यादा है, 125 करोड़ का देश है हमारा, तो उनका सामान ज़्यादा बिकेगा। लेकिन वो कहते हैं कि हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हमें कस्टम क्लियरेंस नहीं मिलती, इंडिया अड़ंगे डाल के रखता है, इस तरह की वो बात कहते हैं। इंडिया का तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, कोई भी देश मान लीजिए इस तरह का एग्जाम्पल है ये। तो इंडिया कहता है कि देखिए ठीक है, वो सब अलग इशू है, वो तो काफ़ी डिटेल्ड इशू है। इंडिया कहता है कि जो ट्रेड फैसिलिटेशन होना चाहिए वो गुड्स में नहीं, गुड्स मतलब सामान में नहीं, सर्विसेज में भी तो होना चाहिए। जैसे हमारे जो सर्विस सेक्टर है, IT सेक्टर के हमारे लोग काफ़ी कैपेबल हैं, और भी जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारी काफ़ी अच्छी है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, हमारे जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आने नहीं देते अपने देश के अंदर में। तो हम कहते हैं कि इसमें भी तो आप ट्रेड फैसिलिटेशन लाइए। तो उसके लिए हमारे जो एक तो ये है फिकी और CII, ये बिजनेस ग्रुप्स हैं, ये बिजनेस ग्रुप्स कह लीजिए, प्रेशर ग्रुप्स कह लीजिए इनको, ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं ताकि दबाव बनाया जाए कि ट्रेड फैसिलिटेशन है वो सर्विसेज में भी आना चाहिए। और ग्लोबल सेमिनार होएगा दिल्ली और मुंबई में, जो लाइक माइंडेड जो पीपल है उनको इकट्ठा किया जा सके। यानी इनकी तरह कोई दूसरे देशों के भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर वो सोचते हैं कि हाँ भी फिलीपींस जैसे जो देश हैं उनकी भी जो ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी अच्छी है। तो एक तरह से यही है। आगे है क्या, ब्रिटेन अलग हो रहा है यूरोपियन यूनियन से, और सिंगल मार्केट सिंगल मार्केट पहले थी यूरोपियन यूनियन की और उसमें शामिल था ब्रिटेन, और अब वो अलग हो रहा है रेफरेंडम के बाद में। तो स्पीच दी है इनकी जो प्राइम मिनिस्टर है मे ने। तो वैसे तो देखिए ये सब चलता ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा कंटेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्या है। ये कहती हैं कि देखिए जो हम अब अलग हो जाएंगे मार्केट से, लेकिन मार्केट से अलग होने का मतलब ये है कि हम जाते जाते एक अच्छी डील साइन करेंगे। अच्छी डील में क्या होगा कि अब तो देखिए पहले तो कहने, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। पहले तो देखिए एक परिवार था, एक परिवार का सदस्य था, ये देखिए जर्मनी, फ्रांस, ये सारे हैं, और यूके भी इसका पार्ट था। अब यूके अलग हो गया, यहाँ पे आ गया, यानी परिवार में बंटवारा हो गया। तो अब संपत्ति का बंटवारा होने जा रहा है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में। संपत्ति का छोड़िए, मतलब आप कहते हैं रूल्स का मान लीजिए, मार्केट का मान लीजिए, किसी हिसाब का मान लीजिए। अब देखिए अब बंटवारा हो गया परिवार का, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अलग अलग हो जाएंगे, एक ही साथ इनको रहना है, साथ साथ जुड़े हुए देश हैं, कल को एक दूसरे के साथ बना के तो रखनी है ना। अब भाई भाई का रिश्ता है, मान लीजिए साथ साथ हैं, तो भाई भाई का तो रिश्ता तो खून का रिश्ता है, अलग अलग तो कैसे हो सकते हैं। अब सारे पाकिस्तान जैसे थोड़े ना होते हैं। तो अब ये कहते हैं कि अलग हो रहे हैं हम, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी हम आपस में व्यापार नहीं करेंगे, एक अच्छी डील साइन करेंगे और एग्रीमेंट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एक्सेस हम करें एक दूसरे देशों की। पहले तो इनकी मार्केट ही एक थी, लेकिन अब ये कुछ ऐसी एग्रीमेंट करेंगे कि आपस में एक दूसरे को मार्केट एक्सेस दें। समझ गए आप? ठीक है, आगे चलते हैं, फिर समझ गए। तो जो ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन कहता है कि देखिए वही बात है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल एक्सेस देंगे एक दूसरे को, इस प्रकार की डील हम साइन करेंगे। और जो डाइवर्स डील है इनकी, एक देखिए जो एक इनकी ट्रीटी है लिस्बन ट्रीटी, लिस्बन ट्रीटी हमने डिस्कस किया था, याद है ना। तो लिस्बन ट्रीटी है, उसका देखिए आर्टिकल 50 है, जब ये ट्रिगर करेंगे तो उसको ट्रिगर करने के बाद में 2 साल के अंदर अंदर में ब्रिटेन को अलग होना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन से। मुझे तो यूँ लगता है जैसे कोई दरवाजा है, कोई 2 साल के अंदर अलग होना पड़ेगा, मतलब दरवाज़ा बंद हो जाएगा कोई 2 साल के बाद में वैसे ही लिखते हैं ये भी। हाँ मतलब बात तो सच्ची है इनकी, भले 2 साल के अंदर में होना पड़ा है, अलग होना पड़ेगा इनको। अब क्या है देखिए 2 साल के अंदर में इनको अलग होना पड़ेगा, 2 साल के अंदर अंदर में इनको सारा एग्रीमेंट्स या फिर जो भी नेगोशिएशंस करनी है वो करनी पड़ेंगी। और बाद में जो यूके की पार्लियामेंट है वो भी इसको अप्रूव करेगा।
तो देखिए ये हमारे कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कंटेक्स्ट में इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमने कल परसों डिस्कस किया था, आपको याद होगा, हमारे स्टूडेंट्स को आने नहीं देते अपने देश के अंदर में, और इसीलिए अब देखिए काफ़ी कम, पिछले कुछ सालों से जो नंबर है डिक्लाइन होता जा रहा है। हमारे अब काफ़ी कम स्टूडेंट्स जाते हैं यूके वगैरह के देशों में पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उन्होंने रोक बहुत ज़्यादा लगा रखी है, वीज़ा मिलना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया पढ़ाई के लिए भी। और जो दूसरी बात है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, देखिए जैसे टीसीएस या फिर इन्फोसिस जैसी कंपनीज़ है, इनको प्रोजेक्ट मिलता है यूके की गवर्नमेंट से, या फिर इनकी यूके की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वहाँ से ये प्रोजेक्ट उठाते हैं। अब क्या है, अब किसी को तो वहाँ पे काम करने जाना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे बंदे यहाँ पे बैठ के काम कर सकें, एक दो बंदों को तो वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। तो यूके उसमें भी डंगा डालता है, यूके आसानी से वीज़ा देता नहीं है। तो अब यूरोपियन यूनियन से यूके अलग हुआ है, तो हमारे लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अब जो हो सकता है कि इमिग्रेशन में कुछ सुधार हो। बाकी जब होगा तभी पता लगेगा क्या हो रहा है। ये तो कोई खास न्यूज़ थी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए कहा है कि जो 900 जो पोल्यूशन सेंटर्स हैं, जो अंडर सर्टिफिकेट स्टेशंस हैं दिल्ली के अंदर में, आपने देखा होगा कि जो कार या फिर बाइक होती है, खास करके जो 4 पहियों के व्हीकल होते हैं, उनको पोल्यूशन की पर्ची लेनी पड़ती है, नहीं तो चलान करता है, काफ़ी बड़ा चलान करता है पोल्यूशन का। लेकिन उसमें ये कहते हैं धांधलेबाजी चलती है, सीरियस इसको कोई लेता नहीं है, और फर्जी तौर पे चल रहे हैं कई पोल्यूशन सेंटर तो। और कई जो करते हैं वो कार को बिना देखे ही, बिना पोल्यूशन चेक करे ही स्लिप दे देते हैं। तो इस प्रकार की बात है ये, भाई उनको इंस्पेक्ट करो। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। हाँ, पीआईबी की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अनवील किया है मिशन 41,000। तो आप बताइए मिशन 41,000 है क्या? इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं है, मतलब साफ साफ 41,000 ये मिशन है कि 41,000 करोड़ रुपए ये बचाएगी जो रेलवे मिनिस्ट्री है। कैसे बचाएगी? वो बचाएगी जो एनर्जी में इनकी कॉस्ट लगती है, एनर्जी लेने में, उस कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए रेलवेज एनर्जी कॉस्ट, तो यही है मिशन 41K। कई बार क्या होता है, हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, मिशन 41K। तो हमें यूँ लगता है, कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं यूपीएससी में, लेकिन हमें लगता है यार इतना आसान तो क्या आएगा, उसी में हम गलती कर देते हैं। आज की स्कीम क्या है? आज की स्कीम है यूजीसी द्वारा जो लॉन्च की गई है, ईशान उदय स्कीम। ईशान उदय स्कीम लॉन्च की गई है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टूडेंट्स के लिए। 2014-15 में ये लॉन्च की गई थी। स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती है नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को, इसमें सभी कोर्सेज के लिए, जनरल कोर्सेज के लिए भी और प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके लिए भी 3500 रुपये दिए जाते हैं जनरल कोर्सेज के लिए, और 5,000 रुपये दिए जाते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। यहाँ पे देख लीजिए। और क्यों, कौन सी मिनिस्ट्री ने चलाई है? दिमाग लगाइए, यूजीसी के अंडर में आती है तो कौन सी मिनिस्ट्री चला सकती है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, एचआरडी मिनिस्ट्री। आगे क्या है? आगे देखिए, जो हमारा पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप चल रहा था वेस्ट एशिया का, तो आज 3-4 लोकेशन हम फिर से डिस्कस करेंगे। एक है जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर देखिए यहाँ से आती है, जॉर्डन कंट्री है उसमें, और थोड़ा बहुत इजराइल में, वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक आपको पता होगा ये इजराइल है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जो पैलेस्टीन है और इनके बीच में जो है इशू चलता रहता है। ये गाजा पट्टी है, ये मेडिटेरेनियन ओशन है। और यहाँ पे देखिए जॉर्डन रिवर फिलहाल हमें डिस्कस कर रहे थे, नॉर्थ से साउथ जाती है जॉर्डन रिवर, और 2 सी से पास होती है, डेड सी से भी पास होती है, और गैलीली जो सी है उससे भी ये पास होती है। क्या नाम है? गलीली, इस सी से भी पास होती है ये। और इजराइल और वेस्ट बैंक के बॉर्डर पर ये बनाती है, यानी ये रिवर इजराइल और वेस्ट बैंक का बॉर्डर बनाती है। और इसके अलावा ये गुलान हाइट्स, जॉर्डन, ये इसके ईस्ट में आते हैं, ईस्ट यानी यहाँ पे देखिए, और इजराइल वेस्ट में आता है। तो ईस्ट वेस्ट का चक्कर छोड़िए, अगले लोकेशन डिस्कस कर लेते हैं। डेड सी, यहाँ पे देखिए डेड सी के थ्रू जाती है ना, ये हाईलाइटर से देख लीजिए, ये डेड सी है हमारा। अब डेड सी देख लेते हैं, डेड सी आखिरकार है क्या? डेड सी साल्ट लेक है, बहुत ज़्यादा सोल्टी है ये लेक है, और ये भी देखिए बॉर्डर पे ही है, जैसा हमने देखा यहाँ पे देखिए बॉर्डर ही तो है, ये इस मैप में भी है वैसे। ये इजराइल है, ये जॉर्डन है, और बीच में ये बॉर्डर पे है डेड सी, और 304 मीटर ये गहरी है। तो हाइपर सेलिन लेक, बहुत ज़्यादा सोल्टी ये है, 34.2% सेलिनिटी है इसकी, और एक समुद्र से 9.6 टाइम्स ज़्यादा नमकीन है ये जो डेड लेक है, डेड सी है। और इसको डेड सी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो इन्वायरमेंट है काफ़ी हार्श है, इसमें जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स हैं वो फ्लोरिश नहीं कर सकते, इसलिए इसको कहते हैं डेड सी। तो आगे क्या है? आगे जो एक और लोकेशन थी वो थी गुलान हाइट्स।
गोलान हाइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी का फेवरेट है, 2-3 सालों में ज़रूर पूछती है यूपीएससी गोलान हाइट्स के बारे में। तो गोलान हाइट्स सबसे पहले तो देखिए, ये एक है वेस्टर्न, यहाँ पे देखिए ये है गोलान हाइट्स, ठीक है। वैसे ये सीरिया का पार्ट था, लेकिन इजराइल ने इसे ले लिया था 1967 के वार के दौरान में, और अभी ये डिस्प्यूटेड रीजन है, और अभी यहाँ पे तैनात हैं यूनाइटेड नेशंस और जो ऑब्जर्वर फोर्सेस हैं वहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस डिफेंस ऑब्जर्वर फोर्सेस, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये वहाँ पे सीज फायर हुआ पड़ा है, और ये वहाँ पे तैनात हैं शांति को रियलाइज करने के लिए। तो बस ये याद रखिएगा, गोलान हाइट्स हैं कहाँ, मिडल ईस्ट में, ठीक है। सो अभी क्या बच गया हमारा, अभी बच गया हमारा जो जुलाई के करंट अफेयर्स हैं। जुलाई के करंट अफेयर्स देखिए इस बार हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे इस आने वाले संडे को। आज हो गया हमारा वेडनेसडे, 3 दिन के बाद में संडे को सुबह सुबह हम डिस्कस करेंगे जुलाई के करंट अफेयर जो हमारे बचे हुए हैं, कम ही बचे हुए हैं। जुलाई के करंट अफेयर जब हमारे खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद में हम करेंगे अगस्त के। सो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।